आज से भी स्टार्ट करके तुम क्लास 10th में 95% स्कोर कर सकते हो। तुम्हारे 9th में कुछ भी मार्क्स आए हो, 8th में कुछ भी मार्क्स आए हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम के अंदर तुम 95% स्कोर करने वाले हो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का एक तो सबसे आसान एग्जाम होने वाला है, और दूसरी चीज तुम्हें एक राइट स्ट्रैटेजी और सही दिशा में मेहनत करना आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और ये मैं इतने कॉन्फिडेंस इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने खुद क्लास 10th में 95% स्कोर करे थे। मैं प्री बोर्ड में ऑलमोस्ट फेल हो गया था, 8th 9th में मैंने कोई बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करे थे, इसके बाद भी क्लास 10th में मेरे 95% आए। और यूट्यूब पर तुम्हें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी कि यार ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर तुमको वो मिलने वाला है जो एक्चुअली में मैंने यूज करा है और उससे 95% गारंटीड आती है। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना है, और वही बच्चे सुनने जो सच में 95 स्कोर करना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारा फ्री मटेरियल तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, और आगे आने वाली वीडियोस में भी बहुत सारा फ्री मटेरियल लेकर आने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहली चीज क्या है, एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या फर्क है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो यार, एक टॉपर स्टूडेंट जो होता है ना, वो एनसीईआरटी की मल्टीपल रिवीजन लगाता है। भाई मल्टीपल रिवीजन का मतलब क्या होता है, बेसिकली तुमने एक बार तो रीड कर लिया चलो एनसीईआरटी को, लेकिन एक बार रीड करने से एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठेगी, तुम इतने बड़े जीनियस नहीं हो भाई, तो तुम्हें एनसीईआरटी का मल्टीपल रिवीजन लगाने ही पड़ेंगे। दूसरी चीज, जो एक एवरेज स्टूडेंट होगा, जो शायद 80% स्कोर करे, चाहे 70% स्कोर करे, भाई वो एक तो आखिरी में स्टार्ट ही करेगा, तो रिवीजन तो वो कभी लगाएगा। साथ में वो गाइड और गेस्ट पेपर इन पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहा होगा, लास्ट में बैठ के बस खाली सोचेगा इसको रट ले रहा हूं, साथ में सोचेगा एनसीईआरटी तो स्किप ही कर देता हूं, इतना टाइम तो है नहीं एनसीईआरटी पढ़ लूं। फिर इरेगुलर स्टडी रूटीन्स होंगे उसके, नए क्वेश्चंस आ गए तो उसमें पैनिक कर जाएगा, क्योंकि आखिरी में पढ़ रहा है तो भाई चीजें वो रट के जा सकता है, राइट। पर एक टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, सबसे पहले वो पीवाईक्यूज पे फोकस करता है, क्योंकि पीवाईक्यूज वो चीजें हैं जो एक्चुअली पेपर में आ रखी है। सैंपल पेपर को सीरियसली लेता है, फिक्स टाइम टेबल होता है, वीक एरियाज पे फोकस करके उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है, और उसको उसके वीक एरियाज पता होते हैं एट द फर्स्ट। साथ में सेल्फ टेस्टिंग करता है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करता है, और ये सारी चीजें थी तो शायद मैं आखिरी के 3 से 4 महीने करा था, जिस वजह से 95% मैं स्कोर कर पाया था। अब एक एक करके डिस्कशन करते हैं, वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना, कोई पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यूट्यूब पर सच बता रहा हूं, ऐसी वीडियो तुम्हें शायद कहीं नहीं मिलेगी। सबसे पहली चीज देखो यार, तुम्हारे पास एक फिक्स्ड टाइम टेबल होना ही चाहिए। अगर तुम्हारा टाइम टेबल फिक्स नहीं है तो तुम्हारा दिन एब्सोल्युटली वेस्ट हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। देखो यार, फिक्स टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होता कि मैं 8 से 9 ये करूंगा, 9 से 10 ये करूंगा, 10 से 11 करूंगा। अगर तुमने ऐसा टाइम टेबल डिजाइन करा ना तो तुम खत्म हो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर तुमने ऐसे डिजाइन करा, एक भी चीज हिली तो पूरा टाइम टेबल हिल जाएगा। पहली चीज क्या है भाई, छोटे स्टडी ब्लॉक्स बनाओ, ठीक है, छोटे छोटे स्टडी ब्लॉक्स बनाओ कि 25 मिनट पढ़ूंगा, 30 मिनट पढ़ूंगा, 5 मिनट ब्रेक लूंगा, 30 मिनट पढ़ूंगा, 5 मिनट ब्रेक लूंगा, इस तरीके से चलोगे, लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ पाओगे। दूसरी चीज क्या है, दिन के स्टार्टिंग में या सबसे पहले जब आप पढ़ने बैठते हो, सेल्फ स्टडी करने बैठते हो, तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पहले उठाओ। क्यों? क्योंकि यार तुम उस समय ज्यादा एनर्जेटिक होते हो, तुम उस समय ज्यादा फोकस से आते हो, ज्यादा मोटिवेशन से आते हो। डिफिकल्ट सब्जेक्ट को वहीं के वहीं किल कर दो। फिर 1 घंटा रिवीजन का रोज का डेफिनेटली होना चाहिए, और दिन के अंदर जब आप पढ़ रहे हो तो उस समय भाई कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तुम फोन चलाओ, तुम गेम खेलो, तुम बाहर घूमने जाओ, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जो तुम्हारे स्टडी आवर्स होंगे उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसमें तुम्हें सारी चीजें साइड रखनी है। अब देखो, तुम्हें दिन के अंदर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैं कितने घंटे पढ़ता था, मैं तुम्हें अपना शेड्यूल बता देता हूँ। भाई देखो, साइंस, मैथ, इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी मान लो, ठीक है, एसएसटी, और मेरे टाइम पे कंप्यूटर भी था, ठीक है। मैं भाई ये 5 सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, मेरा टाइम टेबल बहुत सिंपल होता था। अगर मैं वीक डेज की बात कर रहा हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, ठीक है, और संडे। सबसे पहली चीज, केवल मैं सैटरडे संडे में ही इंग्लिश हिंदी उठाता था, और वो काफी होता है, मैं उसमें 1 घंटा 1.5 घंटा देता था, आराम से इंग्लिश हिंदी हो जाती थी। इसके साथ में मैं मैथ्स तो रोज ही करता था, ठीक है, मैथ्स तो मैं डेली डाल देता था, राइट। और उसके अलावा साइंस, 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 और 3 दिन एसएसटी, ठीक है। और इसमें मैंने 1 आवर इसमें दिया, या 1.5 आवर इसमें दिया, और 1.5 आवर इसमें दिया। इसका मतलब क्या है, 1 घंटे या 1.5 घंटे के 2 स्लॉट्स बनाए, 1.5 आवर के 2 स्लॉट मैंने बनाए। एक स्लॉट में मैंने मैथ्स पढ़ी, अगले स्लॉट में साइंस, मैथ साइंस, मैथ साइंस, तो 3 दिन तो ये ऐसे चलेगा। फिर अगले 3 दिन कैसे चलेगा, मैथ्स एसएसटी, मैथ्स एसएसटी, मैथ्स एसएसटी, और सैटरडे संडे को भाई इंग्लिश और हिंदी आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो। इस टाइम टेबल को फॉलो करके आप बहुत आराम से सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो पूरे हफ्ते के अंदर। अब बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की। देखो यार, सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था क्लास 10 तक, क्योंकि मैथ्स से आसान मुझे कुछ लगता ही नहीं था। पर बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स आती है, फॉर्मूला भूल जाते हैं बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, स्कूल में तो हो जाते हैं, घर पे आके नहीं होते हैं, फिर नए क्वेश्चन सॉल्व से वो उनको डर लगता है। अब इसका सबसे पहले एक राइट स्ट्रैटेजी मैथ्स को करने की क्या है, आज से स्टार्ट करें तो पहली चीज जो तुम्हें पता है मेनली, कि तुम यूट्यूब पे वन शॉट देख सकते हो, ठीक है। वन शॉट बहुत बड़े बड़े टीचर्स के पढ़े हुए हैं, मैं भी इस चैनल के ऊपर डालूंगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उस वन शॉट को देखने के बाद काफी सारे बच्चे कहेंगे भैया क्या आरडी शर्मा सॉल्व करनी चाहिए, क्या कोई क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें कंप्लीटली फ्री में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, उसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बैंक डाल रखा है। उस क्वेश्चन बैंक को अगर तुम पूरा सॉल्व कर लेते हो,
तो तुम्हारी 95% पक्की है, क्योंकि उसमें आर डी शर्मा के क्वेश्चंस भी है, उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, तो उसको तुम अगर सॉल्व कर लेते हो तो काम बन जाता है। लेकिन जो बच्चे पहले से आर डी शर्मा कर रहे हैं, जो पहले से कर रहे हैं आर डी शर्मा, वो आर डी शर्मा को सॉल्व करें, उस क्वेश्चन बैंक को ना छुएं। जो बच्चे पहले से नहीं कर रहे हैं वो क्वेश्चन बैंक को कर सकते हैं, क्योंकि आर डी शर्मा इतनी जल्दी सॉल्व कर पाना आसान नहीं है। इसके साथ में क्वेश्चन सॉल्विंग में मैंने तुम्हें बता दिया तुम इस तरीके से कर सकते हो, बट क्वेश्चन सॉल्विंग तुम्हें करनी पड़ेगी। और जो भी तुम्हारी मिस्टेक्स होती हैं, जो भी गलतियां होती हैं, उसको भाई एक मिस्टेक कॉपी अलग से बनाकर उसमें जरूर डालो। एंड एट द एंड एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, बैक एक्सरसाइजेज हैं, जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं, वो तो तुम्हें याद होने चाहिए लिटरली, तो तुम्हें उसको कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करना है। तो मोटा मोटा तुम्हें करना क्या है, तुम भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सबसे पहले स्टार्ट करो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से, और उससे भी पहले ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को 1 से 2 बार सॉल्व करो, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे पास अगर कोई क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आर डी शर्मा है या कोई भी क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, उस क्वेश्चन बैंक को आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगाओ। और उसके बाद लास्ट में पीवाईक्यूज उठा लेना, ठीक है, लास्ट में पीवाईक्यूज उठा लेना। अब पीवाईक्यूज के लिए तुम्हारे पास अगर अभी समय है तो तुम अभी लगा सकते हो, अगर समय नहीं है तो मैं ये नहीं बोलता कि भाई पीवाईक्यूज अभी लगा लो, पीवाईक्यूज लास्ट में भी बैठ के लगा सकते हो। लेकिन इतनी चीज अगर तुमने अभी रेडी कर ली होगी, ठीक है, तो तुम लास्ट में बैठ के पीवाईक्यूज लगा लोगे, तो वो तुम्हारा एक अच्छा रिवीजन टूल की तरह भी काम कर जाएगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मिस्टेक कॉपी जरूर बनानी है। और जितने भी बच्चों से नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं ना, उनके लिए भाई एक ही चीज है, वो है एग्जांपल्स, ठीक है। एक अच्छी सी बुक उठा लो या हमारे नोट्स ही उठा लेना, जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल में, उसमें सॉल्व एग्जांपल्स दिए होते हैं। उन सॉल्व एग्जांपल्स को खुद से ट्राई करो, सोल्यूशन देखो, ट्राई करो, सोल्यूशन देखो, ट्राई करो, सोल्यूशन देखो, उसी से तुम एक्चुअली में सीख रहे होगे किस तरीके से क्वेश्चन करने। और जो बच्चे बोलते हैं ना कि भैया मेरे को फॉर्मूला याद नहीं होते हैं, उसका एक सिंपल सी टेक्निक है, उस फॉर्मूला को जितनी बार भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, फॉर्मूला को वहां पर लिखो, जितनी बार भी क्वेश्चन सॉल्व करो फॉर्मुला लिखो, जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करो लिखो लिखो लिखो। तुम 10 क्वेश्चन पर सॉल्व करोगे, 10 बार फॉर्मुला लिखोगे, अपने आप याद हो जाएगा। बच्चे ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, फॉर्मुला लिखते नहीं है, चक्कर में उनको फॉर्मुला याद नहीं होते। आप बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एसएसटी की। आप एसएसटी के अंदर मैंने 98 मार्क्स स्कोर करे थे, जबकि मैंने क्लास 11th और 12th के अंदर साइंस ली थी, तो मुझे एसएसटी से कोई मतलब नहीं था, और मेरे को एसएसटी लगती भी बहुत खराब थी, पर मैंने कोई टेक्निक्स यूज करी थी जिससे वो हो पाया था। सबसे पहली चीज, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एसएसटी के, बोरिंग लगती है एसएसटी, एनसीईआरटी क्या पढ़नी चाहिए, याद नहीं होती एनसीईआरटी। और ये ज्योग्राफी में जो मैप होते हैं, हिस्ट्री की जो डेट्स होती हैं, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। देखो यार, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, आप कोई भी बैच से पढ़ रहे हो चाहे कहीं से पढ़ रहे हो, आप वन शॉट्स को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्लास 10 के अंदर वन शॉट्स इनफ होते हैं। इवन जो बैच में पढ़ाया जाता है ना, मेरे को लगता है बैच में फालतू एक्सटेंड करते हैं। ऑनलाइन बैचेज हो चाहे ऑफलाइन बैचेज हो, आप यूट्यूब पे भाई बहुत अच्छे अच्छे वन शॉट्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उसको यूज कर आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, और आपको नोट्स डेफिनेटली बनाने हैं इसके, ठीक है, क्योंकि नोट्स जब आप लिखोगे, लिख लिख कर चीजें याद होती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया हमको बोरिंग लगती है एसएसटी, तो उसका एक तरीका क्या होता है, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, एनसीईआरटी पढ़ते हुए आप क्या करो, आप थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ पढ़ते जाओ, ठीक है, और उसके ऊपर ना इमेजिन करो कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो और इमेजिन करो कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। मैं एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, मैंने 3-4 पैराग्राफ पढ़ लिया, उसके बाद मैं इमेजिन करूंगा भाई इसमें क्या सवाल बन सकता है, क्या सवाल बन सकता है, क्या सवाल बन सकता है, ठीक है, और उसको आंसर कैसे करना है। जब आप इस माइंडसेट से पढ़ना शुरू करोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि एनसीईआरटी में एक्चुअली में क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं, वो मेरे को यहां से पता लग रहा है। फिर पॉइंट्स में चीजों को याद करने की कोशिश करो। जब एनसीईआरटी के 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ पढ़ लेते हो, उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, कि भाई अगर ये पॉइंटर्स में जो 5-6 पॉइंटर्स यहां से लेकर जा सकता हूं, तो वो कौन से पॉइंटर्स होंगे। और अंत में आके तुमने एक चैप्टर पढ़ लिया, भाई तुम्हें खाली कागज लो, अगर तुम्हें सच में याद हो गई ना वो चीज, खाली कागज लो और उसमें रिकॉल करने की कोशिश करो, क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था, ऐसे करके। और जब तुम रिकॉल करने की कोशिश करोगे, तुम्हें अपने आप याद होने लगेंगी वो चीजें, अपने आप दिमाग में बैठने लगेंगी वो चीजें, ठीक है। ये टेक्निक्स का यूज करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं होती है, ठीक है, तो हिस्ट्री की डेट्स के लिए भाई मैंने एक टाइमलाइन नोट्स रेडी करवा रखे हैं, ठीक है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मिल जाएंगी। उन टाइमलाइन नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लो, और जिस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हिस्ट्री के इवेंट्स हो रखे हैं, वो मैंने सब कुछ वहां पर प्रोवाइड कर रही हूँ। उसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लोगे, डेट सारी बैठ जाएंगी दिमाग में। और बहुत सारे बच्चे ज्योग्राफी की मैप्स के बारे में पूछते हैं, भाई ज्योग्राफी के मैप्स कैसे करते थे। भाई देखो यार, मैं पर्टिकुलरली तुम्हें बताता हूँ मैं मैप कैसे सॉल्व करता था, ठीक है। तो मेरा बेसिकली ये इंडिया का मैप मान लो, ठीक है, थोड़ी ड्राइंग मेरी खराब है लेकिन हाँ फिर भी चलो इंडिया का मैप मान लो, ठीक है। मैं क्या करता था भाई, मैं मैप के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन बनाता था, मान लो श्रीलंका यहाँ पर है नीचे, एक इमेजिनरी लाइन बनाता था, एक बनाता था श्रीलंका से टच करते हुए, ठीक है, एक बनाता था इस वाले शोर से टच करते हुए, एक बनाता था इस वाले शोर से टच करते हुए, इस वाले, ठीक है, इस वाले, ठीक है, और एक बनाता था यहाँ पे किसी शोर से टच करते हुए। बेसिकली ऐसी 3-4 लाइंस में इमेजिनरी अपने यहाँ पे रेडी कर लेता था। अब ये जो लाइंस होती थी ना, ये जो लाइंस होती थी, ठीक है, ये जो लाइंस होती थी, ये वो लाइंस होती थी जिस पर अगर कोई पॉइंट आ रहा, सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट आ रहा, तो मेरे को वो याद रह जाएगा कि इन 2 लाइंस के बीच में पॉइंट था, ये कुछ इस प्रकार का था, ठीक है। फिर इन 2 पॉइंट्स के बीच में पॉइंट था, वो यहाँ से कितना दूर था, यहाँ से कितना दूर था। ये एक तरीके का ग्रिड मेथड, एक तरीके का हैक है, ठीक है। तो तुम अपने जो क्लास 10th का पूरा मैप वर्क है उसको इस तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो। अब अगली चीज डिस्कस करते हैं, ठीक है, साइंस। देखो यार, साइंस तो मेरा फेवरेट था,
और फेवरेट होना भी चाहिए, क्योंकि साइंस के अंदर मैंने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करे थे अपने क्लास 10 में भी, और उसके बाद 11th और 12th के अंदर भी मैंने काफी बढ़िया करा था। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के, टॉपर का रिवीजन चल रहा होता है भाई, बहुत सारा सिलेबस है, बायो का रिवीजन, केमिस्ट्री का रिएक्शन, ये सब याद ही नहीं होते हैं। आप देखो एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चीज केमिस्ट्री। भाई देखो केमिस्ट्री इज अ लैंग्वेज ऑफ नेचर, तो केमिस्ट्री विल बी अब्सर्ड, एक फिक्स ऑर्डर में नहीं देखने को मिलेगी, अलग अलग टाइप की होगी केमिस्ट्री, ठीक है। वन शॉट आप यूज कर सकते हो, एनसीईआरटी की रीडिंग आप लगाओगे, क्वेश्चन आप लगाओगे, क्वेश्चन बैंक लगाना चाहो क्वेश्चन बैंक लगा लो, जो फ्री मैंने क्वेश्चन बैंक दिया आप उसको लगा सकते हो, डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक पड़ी हुई है। नोट्स लगाना चाहो नोट्स आपको बनाने। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है कि भैया केमिस्ट्री के रिएक्शन याद नहीं होते। तो उसका एक सिंपल सा तरीका ये है, एक खाली कागज लो, ठीक है, जितनी बार भी तुम एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें जितनी भी रिएक्शन आ रही है, ठीक है, तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अगर तुम्हें वो रिएक्शंस को रिवाइज करना है, तुम आंख बंद करो, खाली कागज लो, कॉपी बंद करो, और इस पे बस लिखते जाओ कौन कौन सी रिएक्शन थी, कौन कौन सी रिएक्शन थी, कौन कौन सी रिएक्शन थी। और दूसरी चीज, शेडो एक्सप्लेनेशन टेक्निक को यूज करो। शेडो एक्सप्लेनेशन टेक्निक क्या कहती है, तुम्हें केमिस्ट्री अगर समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें मतलब तुम्हें याद, समझ तो आ गई बट तुम्हें याद नहीं हो रही है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक खाली व्यक्ति मानना है और उसको वो चीज समझाना चालू कर देना है, ठीक है। जैसे टीचर्स होते हैं ना, बहुत सारी चीजें ना टीचर्स को केवल इसलिए भी याद हो जाती है क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। और जब आप कोई चीज किसी को समझाने की कोशिश करते हो ना, तब आप सारे सेंसेस यूज कर रहे हो अपने, और वो चीज आपके दिमाग में ज्यादा जल्दी बैठती है। और ये मैं बहुत करता था भाई, खाली कमरा कमरा बंद करा, लोग पागल समझते थे क्या कर रहा है, कमरा बंद करा, कमरा बंद करके भाई एक इमेजिनरी व्यक्ति लिया, उसको समझाना चालू कर दिया, देख भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होती है, इसमें ऐसे करके यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसी रिएक्शन होती है। इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में वो चीज बैठना चालू हो जाएगी। और ये टेक्निक सच बता रहा हूँ हर टॉपर यूज करता है, और हर टॉपर ये यूज करते हुए किसी को नहीं बताता, ठीक है। अब अगली चीज भाई बायोलॉजी। देखो यार बायोलॉजी मेरी बिल्कुल भी फेवरेट नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी मैंने 95% स्कोर करे थे, और इसमें बहुत अच्छा रोल बायोलॉजी का था। यूट्यूब पे वन शॉट देखो, ठीक है, मैंने भी, मेरे टाइम पे वन शॉट नहीं होते थे, मैं तो स्कूल के अंदर जो चीजें पढ़ाई जाती थी वो करता था। डायग्राम प्रैक्टिस, अब देखो डायग्राम प्रैक्टिस क्या होती है। देखो तुमने एक डायग्राम ले लिया, ठीक है, अब डायग्राम में यार तुम दिमाग में सोच रहे होगे कि यार इसके अंदर जो लेबलिंग है वो मेरे को याद कैसे होगी, ठीक है। भाई मैं क्या करता था, मैं तुम्हें अपनी टेक्निक बता दूं, मैंने एक नंबर बना रखा था कि भाई देखो यार, अगर मान लो डायग्राम है, ठीक है, उसमें मान लो एक एक एक, एक सपोज करो कोई डायग्राम है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेवल्स है, ठीक है, 10 लेबलिंग है। मैं यहां से उसकी नंबरिंग करना चालू करता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, और उसी डायग्राम के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके लिख देता था, ठीक है, ऐसे करके लिख देता था, और जो भी चीजें यहाँ पे होती थी मैं पट 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 नोट डाउन कर देता था, बस। भाई इसको 2 से 3 बार आप पढ़ लोगे, क्योंकि पता क्या होता है, डायग्राम में वो सारी चीजें अलग अलग लिस्टेड आउट रहती है ना, तो दिमाग में ऐसी याद नहीं होती है, राइट। अगर वो एक लिस्ट में बन जाती है ना, तो एक लिस्ट में चीजें जल्दी से याद हो रही होती है। और ये काम आपको करना है कि आपको एग्जाम में जाना है, एग्जाम में डायग्राम बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ डाला हुआ है वो डाल देना है, और उसके बाद भाई चुपचाप ही नाम डाल देना है खाली। अब तुम्हें ये टेक्निक लग रही होगी कि यार भैया ये क्या टेक्निक है यार, ये तो मतलब बहुत आम सी टेक्निक है, एक बार आज ही यूज करके देखना, अपने आप पता लग जाएगा, डायग्राम जल्दी याद होने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद में स्टोरी टेलिंग मेथड जो मैंने आपको बताया था, एक दूसरे व्यक्ति को शेडो एक्सप्लेनेशन की तरीके से उसको समझाने की कोशिश करो, तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठती जाएंगी। और कोई भी लाइन पढ़ते हो एनसीईआरटी की, इमेजिन करो कि उससे एमसीक्यू कैसे बनेगा, एमसीक्यू कैसे बनेगा, और इससे मेनली एमसीक्यू ही आने वाले, तो ये चीज आप इमेजिन कर सकते हो। इसके साथ में फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स भाई मेरा फेवरेट था। फिजिक्स के अंदर भाई जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उसके एक फॉर्मुला शीट जरूर रेडी कर लो। फिर जितने भी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल होते हैं, बच्चों के न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, लेकिन क्लास 10 में ना बहुत लिमिटेड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स है, तो एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल के नोट्स रेडी करो। देखो मैंने भी करे थे, इसमें होता क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल आपने हेडिंग डाली, ठीक है, अलग से एक नोट्स रेडी कर लेना, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन इसके बाद में तेरे फिजिक्स में एक भी न्यूमेरिकल फंसेगा नहीं, राइट। तुमने पहला न्यूमेरिकल करा और तुमने उसको टाइप 1 नाम दे दिया कि टाइप 1 मतलब कि ये वर्क डन वाले आ गए, ठीक है, मान लो ऐसे करके नाम दे दिया, तो वर्क डन वाले तुमने न्यूमेरिकल यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल करे, वो सेम ही टाइप के होंगे, तो एक दो न्यूमेरिकल करे वो यहाँ पे डाल दिए, ठीक। फिर मान लो कोई और टाइप के न्यूमेरिकल आ गए, वो तुमने टाइप 2 के अंदर डाल दिया, टाइप 2 लिखा और टाइप 2 के अंदर उसका नाम डाला और उसमें न्यूमेरिकल डाल दिया। ऐसे करके तुम जा रहे 4 से 5 टाइप के मैक्सिमम न्यूमेरिकल होने वाले हैं फिजिक्स के कोई भी चैप्टर के अंदर। भाई उसके न्यूमेरिकल के नोट्स रेडी कर लो, अगली बार जब रिवाइज करने जाओगे हर एक टाइप का एक एक न्यूमेरिकल रिवाइज कर लिया, और वो पूरा का पूरा पार्ट तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, बस। इन टेक्निक को यूज करके ना न्यूमेरिकल्स वाली चीज भी बन जाएगी। एनसीईआरटी को स्किप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। फिजिक्स के अंदर मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूं क्योंकि वन शॉट से आधा से ज्यादा मतलब 99% काम हो जाता है, और वन शॉट ही आपको देखना चाहिए। इसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। अब इंग्लिश के अंदर बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई साहब, सिलेबस नहीं कवर हो पाता है, फिर राइटिंग सेक्शन में टाइम चला जाता है, लिटरेचर के आंसर कैसे लिखे समझ नहीं आता, रीडिंग प्रैक्टिस कैसे करें, ग्रामर बेकार हो रखी है। भाई इन सबका सिर्फ एक सोल्यूशन है, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस करो, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तुम भाई टाइम टाइम पे उन क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करो, और एक अच्छे टीचर से उसको चेक कराओ। ये वाली चीज ऑनलाइन में नहीं हो पाएगी, मुझे पता है, ऑनलाइन में हो सकता है टीचर पढ़ा दे, बट ऑनलाइन में आपको इवैल्यूएट नहीं कर पाएगा कोई। तो आप स्कूल के टीचर हो सकते हैं, कोई कोचिंग के टीचर हो सकते हैं, कोई आपके जान पहचान में कोई दोस्त हो सकता है आपका, जो कि 11th में 12th में कोई भैया हो सकते हैं जो कि जिन्होंने क्लास 10 में अच्छा स्कोर करा है, तो आप उनसे चेक कराओ एक बार कि भाई मैं ये चीज लिख रहा हूं, इसके अंदर मेरे को कितने मार्क्स मिल सकते हैं, आप एक बार बताओ।
तो ये चीज जब आप कराना चालू करोगे तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे। ठीक है, पहली चीज क्या है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले तो किताब पढ़ो भाई, किताब पढ़नी पड़ेगी। वन शॉट देख लो कोई बात नहीं है, बट किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, किताब की लाइनें आपको पता होनी चाहिए। फिर किताब की एक समरी, एक कॉपी बनाओ भाई साहब। ठीक है, उसके अंदर समराइज करो चीजें, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यहां से उठा के इंपॉर्टेंट कीवर्ड डालो। देखो, एक रूल की तरह बात समझ लो, अगर तुम इंग्लिश के अंदर जो स्टोरीज हैं, जो पोएम्स हैं, उनकी लाइंस कोट कर देते हो और कुछ कीवर्ड्स जो अच्छे वोकैबुलरी के कीवर्ड्स हैं उसको वहां पर ऐड कर देते हो, तो तुम्हें नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि तुम उसको अंडरलाइन कर ही दोगे डेफिनेटली। और जब लिखने जाओगे ना तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है पूरा आंसर पढ़े, वो अंडरलाइन वाली चीज पढ़ेगा, पटपट करके आगे बढ़ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स चैट जीपीटी से निकाल लो कि भाई साहब इस स्टोरी के अंदर पर्टिकुलरली में कहां कहां पे कौन कौन से बढ़िया बढ़िया वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं जिसको यूज कर सकता हूं, जिससे मैं टीचर को इंप्रेस कर दूं। उन कीवर्ड्स को नोट्स के अंदर डालो और समराइज करने के साथ में ना ये कीवर्ड्स डाल दिए, समरी डाल दी, और इसके साथ में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लाइंस जो मैं यहाँ पे कोट कर सकता हूँ वो यहाँ पे डाल दी। इस तरीके से तुम्हारे एक चैप्टर के नोट्स रेडी हो गए। ठीक है, उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसका कैरेक्टराइजेशन पे क्वेश्चन बन सकता है और थीम पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब कैरेक्टराइजेशन और थीम में पूरी स्टोरी तो आएगी ही, तो वहां कीवर्ड्स भी कहीं ना कहीं यूज हो जाएंगे जो तुम यहां से भाई लिख कर गए होगे, रट के गए होगे, और समरी भी कहीं ना कहीं यूज हो जाएगी। तो कैरेक्टराइजेशन पे फोकस करना है और थीम पे फोकस करना है, और साथ में इस तरीके से चल के जो समरी और कीवर्ड्स हैं उसको अगर तुमने अच्छी तरीके से लिख लिया और याद कर लिया तो काम हो जाएगा। और सच बता रहा हूं, इसके साथ में जो लैंग्वेज वाला पार्ट है ना, उसमें तो भाई तुम खुद प्रैक्टिस करके चीजें एक बार टीचर से चेक कराओ, तब ही चीजें बनेंगी। टीचर जो आपको फीडबैक देंगे ना वो कोई नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता, कोई यूट्यूबर कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो वो तो टीचर से ही कराओ। राइट, आई होप जो चीजें मैंने यहाँ पर बताई आप उसको फॉलो करेंगे, और अगर आप उसको फॉलो करते हो तो 95% बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, मतलब ये वो चीजें हैं जो मैं भी यूज करता हूँ, हर एक टॉपर यूज करता ही करता है, और इसमें कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, कोई वेग टेक्निक नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, ये वही चीजें हैं जो आप यूज करोगे तो आपको कल से परसों से ही आपको जो है वो एक चेंज देखने को मिलेगा आपकी पढ़ाई में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, जो फ्री मटेरियल का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हो। दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो। संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।